नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा पेपर था पेडागोजी सब्जेक्ट। ओके, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। याद रखिए, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी काम देगा और सेकेंड ईयर में भी काम देगा, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से अगर एक बार प्रिपेयर हो गए तो आपका 2 साल का टेंशन खत्म हो जाएगा। सही है ना? तो हम टीचिंग मेथड्स देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वेरी इजी टॉपिक। ओके, और आपको इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एक नोट अच्छे से बनाना है ताकि आपको एग्जाम के समय ये याद याद आए। ओके, क्योंकि इसके स्टेप में थोड़ा सा अगर गलत हो गया तो फिर गया। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं और आपने उसके स्टेप को चेंज कर दिया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया, तो फिर आपका सोल्यूशन ही गलत निकलता है। वैसे ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जितने स्टेप्स हैं ना, इन सारे स्टेप्स को हमको अच्छी तरीके से लिखना है। एक ऑर्गेनाइज वे में। अगर हमने अलग कर दिया तो गया। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मतलब क्या? बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखता है, उसी को ही बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ओके, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ए मेथड which provide opportunity to the pupils for analyzing and solving a problem faced by him। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, एक बच्चा एक पीपल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको वो खुद एक सॉल्यूशन निकाल सके, है ना? और खुद अगर आपने किसी चीज का हल निकाला होता है ना, तो उसको आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आता है। सही है? इसमें क्या हेल्प होता है? सम पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिच। कुछ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने उस तरीके से प्रॉब्लम बहुत किए होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैथ का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं क्लास 10th का। ओके, और आपने मतलब क्लास 10th का कर रहे हैं और आपने अभी 2-3 साल पढ़ाई छोड़ दी। ओके, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अलग कोर्स कर रहे हैं। तब जब आप उस प्रॉब्लम को फिर से करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, नहीं नहीं यार ये ऐसे होता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट, पास्ट एक्सपीरियंस। फॉलोइंग सम सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टेप। कुछ उसके स्टेप होंगे जो उसको आप फॉलो करेंगे, उसके बाद एंड अराइविंग सम बेसिक कंक्लूजन। उसके बाद कोई ना कोई कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे। ओके, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। एंड रिजल्ट टू बी यूटिलाइज इन फ्यूचर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम इन द आइडेंटिकल सॉल्यूशन। उस तरीके के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको एक बार याद आ गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, अपने एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर से आपने उस क्वेश्चन का हल निकाल दिया, तो उसी तरीके से उस पैटर्न में ही क्वेश्चन आएंगे, आप उसको इन फ्यूचर यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसी का मतलब ये है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो some past experience and which follow some systematic and scientific step and arriving at some basic conclusion। कोई ना कोई आप रिजल्ट पे या फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हो और उसी उसी को ही यूटिलाइज करते हो इन फ्यूचर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम इन द आइडेंटिकल सॉल्यूशन। ओके, एक छोटा सा अगर एग्जांपल मैं अगर दूं तो फिर a प्लस बी रो बी का होल स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है ना? तो अगर 5+8 कोई किसी ने किया, सॉल्व किया, और 9+11 ये सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना? तो वो इसी के बेसिस पे उसका आंसर निकालेगा इन फ्यूचर। समझ में आया? ओके, राइट इट डाउन अच्छे से। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता क्या है? ओके, अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से लिख लिया, बहुत ही छोटा है लेकिन सही है। ओके, प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं सॉल्व हो सकता, आपको कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज करना होता है। हमारे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, है ना? धीरे धीरे जो कि हेल्प होते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ओके, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसीजर। पहले से ही मैंने कहा था। ओके, जैसे भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई अगर बड़ा क्वेश्चन या फिर कोई थ्योरम आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, स्टेप वाइज में बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर लिया या फिर वो स्टेप भूल गए या फिर ऊपर नीचे कर लिया, तो हमारा जो आंसर होता है, जो कंक्लूजन आता है, वो निकल नहीं पाता। तो दैट्स द मीनिंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर इज एडेप्टेड फॉर कैरिंग आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, ये किस लिए किया गया है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैरी करने के लिए ये डिसीजन सिस्टमिक प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप इन 7 स्टेप को अच्छे से पढ़िए। ओके, मैं इसको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल देके भी आपको, लेकिन पहले सबसे पहला कॉन्फ्रंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम।
Okay, confirmation of the problem, understanding the problem, collection of relevant data or information, analysis of the collected data or information, formulation of hypothesis or tentative solution, selection and testing the hypothesis, application of the accepted hypothesis और conclusion. ओके सही है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जाम देने गए, ओके एग्जाम देने गए तो आप उसमें पहले ढूंढते हैं ओके कौन सा प्रॉब्लम मैं कर सकता हूँ. जैसे कि आपने अगर कुछ कुछ जिस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपने देखा तो आप उसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम मैं करूँ, आई हैव टू चूज व्हिच प्रॉब्लम आई हैव टू सॉल्व. दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन प्रॉब्लम. नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई प्रॉब्लम आपको दिया गया है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप ढूंढते हैं कि आप समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. हमको भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना पड़ता है. नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा और इंफॉर्मेशन. अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है ओके वी हैव टू कलेक्ट वेरियस इंफॉर्मेशन और डाटा टू राइट द आंसर, है ना. उसके बाद वी हैव टू एनालिसिस द कलेक्टेड डाटा. पहले डाटा का कलेक्शन, उसके बाद जो डाटा आपने कलेक्शन किया है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना. एनालिसिस ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा और इंफॉर्मेशन. ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस वी हैव टू फॉर्म ए हाइपोथेसिस और एक टेंटेटिव सॉल्यूशन. और उस डाटा के बेसिस पे हमको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालता पड़ता है या फिर एक हाइपोथेसिस हमको फॉर्मुलेट करना पड़ता है एज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, और फिर उस हाइपोथेसिस को अप्लाइड करना होता है ना. शायद स्पीड हो रहा है, मैं अगर जब एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा. ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद उसको हमको टेस्टिंग करना पड़ता है. वी हैव टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस. हमेशा होता है अगर आपने कोई हाइपोथेसिस लिया है देन यू हैव टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस दैट इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके सही है. एंड जब अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाता है तो देन इट विल बी यूज्ड एज ए इन फ्यूचर और एज ए कंक्लूजन. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें ये जो 7 स्टेप है इसमें अगर हम प्रोसीजर में गलत कर लेंगे, समझ लीजिए पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना. वी हैव टू इन ए ऑर्डरली प्रोसीजर और ए सिस्टमेटिक मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो देखिए समझ में आया लिटिल बिट ये जो स्टेप्स हैं. ओके, सबसे पहला देखिए बीच दो दो करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, कंक्लूजन. कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन. ओके, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डेली लाइफ का मैं एग्जांपल दूं तो क्या हुआ था 1990 के आसपास हमारे देश में बहुत सारी क्या कहते हैं एक ट्रबल आ गया था, है ना, खाने पीने की चीज़ को लेके. ओके, जैसे कि हमारे देश में अनाज नहीं होता था, बहुत से लोग भूखे मर रहे थे. तो उस समय क्या हुआ कि दैट्स द प्रॉब्लम. ओके सही है. तो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम इन दी गवर्नमेंट. ओके, हमारा पूरे देश में भूखमरी पे हम चले गए थे उस समय. ये जो प्रॉब्लम है अनाज का, क्रॉप का, दैट इज वेरी रिलेटेड. ओके, सो अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसेस को लेकर हम कुछ ना कुछ सॉल्व निकालेंगे. ओके, हमारा प्रॉब्लम पास ये है. नेक्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तो हमारा प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अच्छी तरीके से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स दी. नंबर 2, देयर इज अगर सिंचाई भी हो रहा है तो फिर क्या कहते हैं उसको, कीटनाशक नहीं मिल रहा है लोगों को. दूसरा बात, उसने बहुत सारे काम करके अनाज उगाया, ओके, उसको काटा, उसके बाद भी क्या होता था, वो जो मंडी, सब्जी मंडी में जब वो बेचने जाता है तब वहाँ पे वो उसको सही दाम नहीं मिलता था. और उससे पहले तो उसको उसके कॉस्ट बहुत, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम होते. एट द एंड ऑफ द ईयर
ए फार्मर डज नॉट गेट देयर फूड ऑल्सो। ओके, पूरे साल मेहनत करने के बाद भी एक किसान को अपना हक का रोटी भी नहीं मिलती थी, ऐसा होता था। तो वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम, दैट हमको सबसे पहले हमारा जो एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट द मंडी, उसको सही करना है। लोगों को छूट देनी होगा कि आप जितने भी अनाज कमाओगे आपको हमको खरीदना है, और उसके सबसे पहले हम किस तरीके से फार्मिंग करें। ओके, फॉर एग्जांपल बीज कैसे बोआ जाए, किस टेक्निक से बोआ जाए, किस समय पे कीटनाशक दिया जाए, किस समय पे, वो सारी चीजें। ओके, सिंचाई, वो सारी चीजों को हम एक, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारे हमारे प्रॉब्लम है, वी आर अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। देन नंबर 3, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा। ओके, और हमको ये जो क्रॉप फील्ड में अगर हमको सॉल्यूशन लाना है, हमारा देश में जो जमीन है, सबसे पहले हमको वी हैव टू कलेक्ट द डाटा दैट, अरे यार इस जमीन पे कर रहे हैं तो फसल अच्छी नहीं हो रही है, उस जमीन पे कर रहे हैं तो फसल अच्छी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा, ये जो इस इलाका में जो इसमें क्या है, अब उपजाऊ जमीन है और वहाँ पे जो फसल होती है बहुत बहुत अच्छी तरीके से होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे झारखंड हो गया, या फिर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे कि फसल अच्छे से हो नहीं रही है ना। तो वी हैव टू कलेक्ट द रिलेवेंट डाटा। उसके बाद क्या, कौन सी बीज, कौन सी बीज से बहुत अच्छी तरीके का फसल हो रहा है उसको रखेंगे। कौन सा कीटनाशक से क्या कहते हैं इसको, हम्म, हाँ, कौन से कीटनाशक को, कीटनाशक यूज करने से या फिर फर्टिलाइजर यूज करने से फसल को उतनी ज़्यादा हानि नहीं हो रही, दैट वी हैव टू कलेक्ट द डाटा। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम बीज ले रहे हैं, कोई बीज हम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा। उसमें से हमको एनालिसिस करना है फॉर द कलेक्ट डाटा, उस जो सबसे बेस्ट है, वी हैव टू एनालिसिस दैट डाटा। ओके, वी आर एनालिसिस द डाटा और इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने एक हाइपोथेसिस लिया कि अच्छी तरीके से सिंचाई करने के बाद, सही बीज बोने के बाद, सही समय पे अगर हम कीटनाशक देते हैं तो फिर अच्छी तरीके से फसल हमको मिलेगी। समझ में आया? ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो अगर उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 6 में उस हाइपोथेसिस को अप्लाई टेस्टिंग करेंगे ना अभी, तो ऑन द फील्ड वी आर गोइंग, एक अच्छी, जैसे कि पंजाब हरियाणा जो ग्रीन लेबर रिवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पंजाब हरियाणा इस एरिया इलाके में हुआ, क्योंकि वहाँ पे पानी अच्छी है तो ज़मीन तो अच्छी मिल गई। उसके बाद किसानों को कहा गया कि आप अच्छे से ज़मीन के उनको उत्तम धरण की बीज दिया गया, कीटनाशक दिया गया, और उनको कहा गया खेती अच्छे से करिए। तो एज ए रिजल्ट, ओके, हमने वो हाइपोथेसिस लिया था और उसका रिजल्ट में क्या हुआ कि अच्छी फसल मिली। ओके, धीरे 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 हर जगह पे उसी प्रोसेस से किसान खेती करने लगा, और धीरे धीरे हमारे देश में जो भुखमरी का एक प्रॉब्लम था बहुत बड़ा, वो धीरे धीरे सॉल्व हो गया। 2000 तक हमारे पास, मैं कह सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम था। ओके, जब हम शेयरिंग कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में दिक्कत था, लेकिन भारत के पास अपना सफिशिएंट फूड ग्रेन हो चुका था। समझ में आया ये 7 स्टेप? हम एक एक करके समझेंगे, मैं एक एक का लिखा के आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। ओके, लिखो अच्छे से इसको पहले। सो तो नंबर 1 स्टेप इज कॉन्फ्रोंटेशन विद द प्रॉब्लम। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। ऐसा होता है ना, दैट्स द मीन ऑफ कॉन्फ्रोंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, फॉर सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, द स्टूडेंट इज कॉन्फ्रोंटेड विद वेरियस प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम का आप देखते हैं जो आपको सही लगे, इजी लगे, जो जिसका आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, आप उस प्रॉब्लम को आप करेंगे, है ना। सो द स्टूडेंट्स विल रिमेंबर सम ऑफ द पॉइंट इन सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम। तो उनको कुछ ना कुछ पॉइंट होना चाहिए टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सो द स्टूडेंट्स विल रिमेंबर सम पॉइंट इन सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम। हो गया। आप एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है ना। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि साइंस में नहीं होगा, साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस में सब जगह पे इसको, लेकिन हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मैथमेटिकल साइंस में, क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकालना होता है, हाइपोथेसिस पका के, है ना।
द प्रॉब्लम शुड conform with the requirement of the topic in hand and also related to the prescribed course। जो हम सबसे पहला हम वही प्रॉब्लम, अगर इस मेथड में हम पढ़ा रहे हैं तो हम वही प्रॉब्लम को कंफर्म करेंगे जो हमारे सिलेबस या फिर टॉपिक में है, जो हमारे कोर्स में है। इधर उधर की क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। समझ में आया? द प्रॉब्लम should be within the capacity of the student and should be fit well in their interest and aptitude। ऐसा प्रॉब्लम हम करेंगे जो कि बच्चों के कैपेसिटी के अंदर हो, जो बच्चे समझ पाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आप क्या कह सकते हैं, एमएससी लेवल का एक क्वेश्चन लाए और बच्चों को समझाइए, इससे नहीं हो सकता। उनका एप्टीट्यूड को जैसे हेल्प हो सके। फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप उसी से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं प्रॉब्लम, है ना? समझ में आया? इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड शुड बी फिट वेल इन देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। सबसे पहला कोर्स में होना चाहिए, दूसरा बच्चों के समझ में आना चाहिए वो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड टू द एक्चुअल लाइफ सिचुएशन एंड शुड बी ट्यून विद देयर रिसोर्स अवेलेबल। और क्या, जो उनका एक्चुअल लाइफ सिचुएशन में हो उस तरीके का प्रॉब्लम अगर आप उनको बताएं तब वो हो सकता है ना? लाइफ सिचुएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, लाइट, हाँ, लाइट में वो क्या हो रहा है, लाइट लाइट के प्रॉब्लम वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई साउंड हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, है ना? ये सारे क्या वो सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड अगर आप उनको प्रॉब्लम कराएंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगा, है ना? एंड इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड अप्लाई द फैक्ट रिलेटेड विथ फिजिकल एंड लाइफ साइंस। इससे क्या होता है, बहुत सारे उनको फैक्ट, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते करके ही अपना क्या कहते हैं उसको सीखते हैं, है ना? फिजिकल एंड लाइफ साइंस। समझ में आया कॉन्फ्रंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आके आप करिए, सबसे अहम बात जो होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, जब क्वेश्चन आप देखें तो आपको समझ में जाना चाहिए। हम बच्चों को बताते नहीं, इस क्वेश्चन में ढूंढो क्या पूछा गया है, मेरे को बताओ, है क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। समझ में आया? यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, इसीलिए हमारा गलत हो जाता है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एज वेल एज क्या पूछा गया है और क्या हमको फाइंड आउट निकालना है। दैट्स द मीनिंग। द प्रॉब्लम शुड बी वेल अंडरस्टूड फॉर इट्स डिजायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो हम जो अगर हमको सही आंसर चाहिए, सही सॉल्यूशन चाहिए, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन वेरी क्लियर मैनर। ओके, the limitation of the problem and area of operation should be clearly outlined। ओके, क्या 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 उसके लिमिटेशन है और किस एरिया पे, ओके, किस और कह सकते हैं हम किस जोन पे उसको सॉल्व करना है वो भी हम बता सकते हैं। ओके, सही है। इसका एरिया और जोन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लास 8 का बच्चा है ना? कोई क्लास 8 का बच्चा है, कोई क्लास 10th का बच्चा है, कोई क्लास 12 का बच्चा है, और कोई क्लास, और समझ लीजिए ग्रेजुएशन में वो कर रहा है। क्लास 8 का बच्चा का जो हम मोशन पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन 3 दिया होता है और 2 क्वेश्चन दिया होता है। लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा इलाबोरेट, क्लास ग्रेजुएशन में उसको बहुत अच्छी तरीके से इलाबोरेट, तो हम क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं तो उसका आउटलाइन शुड बी क्लियर। ओके, हमको इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बच्चों को जितना समझ में आए, है ना? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2s, बी इक्वल टू यू प्लस 80, ये क्वेश्चन हम उसको सिर्फ बताएं। ओके, हमको आउटलाइन आउटलाइन हमको पता होना चाहिए। शुड बी मेड क्लियर टू द प्रॉब्लम सॉल्वर, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड पर्पस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, बहुत अच्छे से तरीके से उसको उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किस लिए वो प्रॉब्लम कर रहा है, एंड शुड बी एनालाइज प्रॉपरली। ओके, ओके, आप किसी भी सॉल्यूशन को तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपने उस सवाल को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं किया होगा। ओके, तो राइट इट डाउन दिस 2 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, so step number 3, okay, collection of relevant information. Number 4, analysis of collected data and tentative solution. Number 5, formulation of hypothesis. Number 6, selection of testing a hypothesis. Okay, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर टीचर आए और बच्चों को बताया कि कल मैं आपको ज्योमेट्री से ट्राइंगल से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा। ओके,
तो इट क्रिएट ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टू द स्टूडेंट, है ना। कल सर तो आएंगे, टेस्ट लेंगे, है ना, तो टीचर ने आके उनको हैंड कर दिया, समझ में आया। तो दैट्स ए प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे को दे हैव टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन और डाटा। फॉर एग्जाम्पल उनको बुक पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा थ्योरम किस प्रॉब्लम में यूज करना होगा वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक records थ्रू कंसल्टेंट्स, बुक्स, लिटरेचर, है ना। क्योंकि कल प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए मैथ से, ट्राइंगल से रिलेटेड, तो दे हैव टू बहुत सारे सोर्स से वो अपना डाटा, अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि थ्रू कंसल्टेंट, किसी किसी बड़े सीनियर से, अपने भाई बहन या फिर किसी से पूछा, माता पिता से पूछा। दूसरा, पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखे, मतलब क्या, पिछले क्वेश्चन आंसर देखे, अगले टेस्ट में क्या क्या पूछे थे वो देख लिया, है ना। बुक्स देखे, अपने नोट्स देखे, उससे क्या हुआ, दे कलेक्ट द सम इंफॉर्मेशन फॉर द टेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर, हेल्प द स्टूडेंट एंड गाइड व्हेन एवर नेसेसरी। टीचर भी कुछ कुछ, अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर मेरे को ये नंबर नहीं आ रहा, थोड़ा सा पता, तो टीचर भी गाइड कर लेते हैं और वो हिंट भी दे देते हैं कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, ओके, इसको अच्छे से देख के आना। तो दैट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा एंड टेंटेटिव सॉल्यूशन। जैसे कि जब वो बुक पढ़ रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि हर चीज पढ़ेंगे, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो उसको सिर्फ पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए आप अपना एग्जाम में देख, जब कोई चैप्टर आपको दिया जाता है तो आप उस चैप्टर में जो जो जरूरी की चीज है आप सिर्फ उनको पढ़ते हो, जो जरूरी नहीं है उनको आप स्किप कर लेते हो, वैसे ही। ओके, एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा ऑफ टेंटेटिव सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें, जो जो डाटा, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को हेल्प होगा, मैं सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ूंगा, है ना। द डाटा collected in analyze finding out the possible solution, okay, the data are collected in analyzed, okay, वो अच्छी तरीके से वो एनालाइज करता है, फाइंडिंग आउट द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि वो प्रॉब्लम को वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वो ट्राइंगल एरिया तो पूछा जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का कुछ उनको पढ़ना पड़ेगा, कुछ हेरोन्स फार्मूला उनको पढ़ना पड़ेगा टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। द इररिलेवेंट डाटा आर एबंडेंट, जो उनको जरूरी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम ट्राइंगल का होने वाला है तो मैं सर्किल का क्यों पढ़ूं, क्वाड्रिलेटरल का क्यों पढ़ूं, है ना। रिलेवेंट डाटा टेकन इनटू कंसीडरेशन, जो जो आवश्यक है, जो एग्जाम में आएंगी, जो मेरे एग्जाम में हेल्प होगी, उन सबको देखो। मेरे एग्जाम मतलब आप प्रॉब्लम को समझो, है ना। आई हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मैं उसी डाटा को सिर्फ लेकर रखूंगा। ओके, तो उसने पढ़ा और चला गया एग्जाम देने अगले दिन। ओके, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी आ गई। You have to formulate some of the hypothesis, time to formulate the hypothesis on the basis of analyzed data and relevant to the problem, जो प्रॉब्लम से रिलेवेंट है और अपना डाटा है, तो स्टूडेंट आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू थिंक ओवरऑल एंड पॉसिबल टेंटेटिव सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन आने के बाद उन्होंने पढ़ के गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं, कौन सा सूत्र पड़ेगा, है ना, कौन सा थ्योरम पड़ेगा, ये सब वो देख के गए हैं, तो दे हैव टू एनालाइज, वो वहाँ पे सोचते हैं। और हाइपोथेसिस समझना है, the hypotheses are formulated which are related to the problem and information collected। फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया पूछा गया है तो उनके पास दो है, एक है पाइथागोरस थ्योरम वो यूज करके निकाले आंसर, या फिर हेरोन्स फार्मूला देके वो अपना आंसर ले। मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को तो बाकी हो गया आप, मेरे को लगता है ना। सो दे दे फॉर्म एंड हाइपोथेसिस, मान के चलिए कि वो क्या हेरोन्स फार्मूला से एक अपना आंसर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस थ्री, ऐसे करके रूट निकाल के वो आंसर निकाल रहे हैं, है ना। दैट्स द थिंग। ओके, एंड सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग उस हाइपोथेसिस को हमको टेस्ट करना पड़ेगा, सही है या नहीं है। मेनी हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड एंड देन दीज आर टेस्टेड थ्रू द डिस्कशन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। उसको वो डिस्कस करके वो दे हैव टू सिलेक्ट दैट हाइपोथेसिस, वी हैव टू, दिस इज द टाइम ऑफ टेस्टिंग। आपने एक बार फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया, दूसरे बार आप उसको टेस्टिंग करोगे। ओके, many hypotheses are formulated and these are tested through discussion, validity and reliability. The most relevant hypothesis
इज सब्जेक्टेड टू प्रॉपर टेस्टिंग, जो सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्वेश्चन में हेरॉन्स फार्मूला से आंसर निकल रहा है तो फिर मेरा अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस क्या है, दैट द हेरॉन्स फार्मूला, ओके। एंड द सिलेक्टेड हाइपोथेसिस मस्ट बी प्रेजेंट एज ए वैलिड एज वेल एज रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और हेरॉन्स फार्मूला के जो जब मैंने यूज किया तब मेरा जो प्रॉब्लम था वो अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया, दैट्स द मीनिंग, ओके। दैट्स द प्रेजेंट एज ए वैलिड एज ए रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। समझ में आया इसको? अच्छे समझ में आया? इसको अच्छे से लिखो, फिर हम दूसरे स्टेप को लिखेंगे, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स को भी समझेंगे। नेक्स्ट, on the last step, every problem in the last step is the conclusion, ओके। सही है, जो हमने जो हाइपोथेसिस टेस्ट किए, ओके, उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम कंक्लूजन डिसाइड करेंगे। आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग the hypothesis is accepted as the best possible way of finding out the solution of the problem in hand, ओके। हमने जो प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन था है ना, उसमें से के हेरॉन्स फार्मूला यूज करके हम अच्छे तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वी आर एक्सेप्टेड दैट हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन, द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एज ए वैलिड रिलायबल, देन कंक्लूजन मेड, एंड द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस कैन बी अप्लाइड इन फ्यूचर और सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और वैसे ही अगर और क्वेश्चन फ्यूचर में आए तो हम फिर से हेरॉन्स फार्मूला यूज करके उसका आंसर निकालेंगे, इट विल बी एक्सेप्टेड। And the hypothesis must work in real life situation. As a result, the child learn find out the solution of the scientific problem। उस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम को वो यूज कर सकता है। मैंने सिर्फ आपको मैथ का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल मोशन का जो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर वेलोसिटी के लिए आप कोई यूज कर सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए आप कोई यूज कर सकते हो, स्पीड के लिए आप क्या सा यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द given in the question you have to apply the 3 equation in different way, that's the meaning, okay। आप उसको फिजिकल साइंस के लिए आप उसको ध्यान में रखिए, है ना। स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2s, है ना, s इक्वल टू e प्लस ए टी। नेक्स्ट, और एक और था भूल रहा हूँ, मेरे याद नहीं आ रहा, ओके। तो वी आर यूजिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वी हैव टू चूज आवर प्रॉब्लम एंड वी आर यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट व्हिच कह सकते हैं हम, which equation will be applicable for to solve that type of problem, okay। तो दिस इज आवर एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ऑफ द कंक्लूजन। ये हमारा सारा स्टेप खत्म हो गया, ओके। तो हर एक जब मेथड आप पढ़ेंगे सबसे पहले उसका डेफिनेशन, उसके स्टेप्स और मेरिट एंड डिमेरिट आपको अच्छे से करना है। तो मेरिट्स कर लेते हैं। मेरिट्स देखिए, आप जो हमने जो चारों पढ़े आप एक कॉमन मेरिट एंड डिमेरिट निकाल के रखिए, जो कि हर किसी में छाप दिया जा सकता है इस उस तरह, ओके। तो इसलिए देखिए, मेरिट में इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, ओके, सही है, अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक फैक्ट एंड प्रिंसिपल प्रॉपरली, इसके दौरान हम अच्छी तरीके से साइंटिफिक फैक्ट और प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल मोशन हो गया, सब कुछ हम समझ सकते हैं। इट प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, धीरे धीरे बच्चों को ट्रेन हो जाते हैं ऑन द साइंटिफिक मेथड, ओके। इट हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। इट डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, धीरे धीरे बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, सॉल्व मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ, बहुत सारे जिंदगी के प्रॉब्लम जो आते हैं वो साइंटिफिक वे में वो सॉल्व कर सकता है ना। इट हेल्प इन मेकिंग द स्टडी साइंस मोर यूजफुल एंड प्रैक्टिसेबल डे टू डे लाइफ, धीरे धीरे इससे क्या होता है, साइंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल हम पढ़ सकते हैं। इट इज चाइल्ड सेंटर मेथड, है ना। इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एफर्ट, बहुत सारी चीज़ें। आप इसको मेरिट्स को लिखिए, फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में इसके, ओके। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में डीमेरिट्स क्या क्या है, ओके। डीमेरिट, इट इज डिफिकल्ट टू सिलेक्ट ए प्रॉब्लम, बहुत समय क्या होता है कि हम कौन